तो स्टार्ट कर ले बेटा। लिखवा दूं? क्यों बेटा? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको इधर खोल दो। उल्टा। ओके, थोड़ा सा इसको इधर कर, थोड़ा सा इधर। ओके बस ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें बेटा। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि सीड जो है वो क्या चीज होती है, सीड किस तरह से फॉर्म होता है। हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखे टाइप ऑफ सीड्स, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ग्रेन और सीड के अंदर डिफरेंस समझ लिया था। उसके अंदर कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। हम बात कर रहे थे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वालिटी सीड। एक अच्छे क्वालिटी सीड के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है बेटा वो कौन सा है हमारा, कि इट शुड बी जेनेटिकली प्योर। ठीक है, तो ये जो बेटा जेनेटिकली प्योर है, इसके लिए हम एक चीज और कह सकते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर कोई सा भी सीड है और उसके अंदर सभी कैरेक्टर है लेकिन ये कैरेक्टर नहीं है कि वो जेनेटिकली प्योर है, तो हम उसको सीड नहीं कहेंगे। ठीक है, और कह भी दे तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड हमने बात करी थी बेटा कि जो सीड्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फिजिकल प्योरिटी। उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, ट्विग्स है या फिर मड, पेबल्स, प्लांट रेसिड्यूज एक्सेट्रा, जितने भी है। तो ये जितने भी प्लांट रेसिड्यूज होते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। So we can say the physical impurity which is present in a seed lot is known as डोकेज। उसको क्या कहेंगे? डोकेज। सिंपल सा वर्ड बनता है कि डोकेज क्या चीज होती है, सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा, वो भी बात करेंगे बेटा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोकेज शुड नॉट बी मोर देन 2%। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा? 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे अगर 2 सीड है, मतलब 100 सीड का एक लॉट है, तो उसके अंदर 2% से ज्यादा, या हम कहें 2 सीड से ज्यादा किसी दूसरी क्रॉप के, या फिर वीड्स के जो सीड है बेटा, ठीक है, इसके अंदर हम वीड भी इंक्लूड करते हैं। कोई खरपतवार हो, वीड हो, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये चीजें 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमारे लिए क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, आप कोई सा भी सीड लेकर आए मार्केट से, उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है वो किसी की 100% भी होती है, किसी की 99% है, किसी की 95% होती है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल प्योरिटी की, तो ये कभी भी 98% से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है बेटा, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो बनता है इस पे बेटा कि फिजिकल प्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन, तो किससे लेस नहीं होनी चाहिए बेटा, बताओ? वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? 98%। क्या है? 98%। की 98% से लेस नहीं होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन 98%। मतलब इंप्योरिटी 2% हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है जिसमें एग्जामिनर हमको घुमाता है। हमको पता है कि इंप्योरिटी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बेटा फिजिकल प्योरिटी किससे कम नहीं होनी चाहिए? 98। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये रिलेशन है ऑपोजिट, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा फिजिकल इंप्योरिटी। ठीक है, इसमें एक बार तो पूछ लेगा प्योरिटी, दूसरा बनता है फिजिकल इंप्योरिटी शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो फिजिकल इंप्योरिटी मोर देन नहीं होनी चाहिए, किससे? 2% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 2% से ज्यादा नहीं होगी तभी हम उसको प्योर सीड कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन तो बनता है बेटा इसके ऊपर, वो बनता है मिनिमम फिजिकल प्योरिटी। किसका बनता है बेटा? मिनिमम फिजिकल प्योरिटी। वो एक सीड लॉट की कितनी होनी चाहिए बताओ? 98%। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे इसके ऊपर बेसिक बनते हैं। और इसके अंदर बात करें आईसीआर की, तो आईसीआर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। ठीक है, सिंपल सा है, पर हो सकता है एग्जामिनर इसको घुमाकर पूछ ले, तो 2% का क्या हो सकता है? 98% हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी पढ़े, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर ले
अगला पॉइंट है बेटा मिनिमम फिजिकल प्योरिटी रिक्वायर्ड 98% हमने बात कर ली, बट एक इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पर दिया हुआ बेटा फॉर कैरेट सीड्स फिजिकल प्योरिटी शुड बी मिनिमम 95%। इसका क्या मतलब बेटा कि जो कैरेट के या गाजर के जो सीड होते हैं उसके साथ इंप्योरिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ज्यादा मिक्स होती है, इस वजह से हम उसको इतना प्योर नहीं कर पाते, इसीलिए उसकी मिनिमम प्योरिटी जो है वो कितनी रखी जाती है 95। इसके अलावा कोई सा भी सीड हो सबकी मिनिमम फिजिकल प्योरिटी कितनी रखनी है 98, और अगर फिजिकल इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर बात करें उस फिजिकल इंप्योरिटी की तो उसको हम क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हमारा इसके ऊपर बेटा एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो हम बात कर लें। क्वेश्चन बहुत सीधा सा सिंपल सा आता है, आईसीआर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीआर जो है वो इतने ही सिंपल क्वेश्चन देता है पर हम उसमें कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, जबकि उसका आंसर हमारी आंखों के सामने होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है, पहले बात कर लें बेटा। तो इसके अंदर हम प्यूरिटी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। कौन सी प्यूरिटी है बेटा, ये फिजिकल प्यूरिटी, ठीक है। अगर आपको किसी भी सीड लॉट की फिजिकल प्यूरिटी निकालनी है कि वो कितना % प्योर है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले वेट ऑफ प्योर सीड्स, उसमें से माइनस क्या करेंगे, वेट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, और फिर डिवाइड किससे करेंगे, वेट ऑफ प्योर सीड से, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ये एक सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है, ओके। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें पहचानना है कि हमें क्वेश्चन क्या कहता है, ओके। क्वेश्चन हम देख लें एक बार, आप न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए एक बार देख लें इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन जो है वो अभी तक आईसीआर ने जो दिया है वो ये दिया था, ठीक है, वेट ऑफ अ सीड लॉट इज 200 ग्राम। कितना है बेटा, 200 ग्राम। एक सीड लॉट है, एक सीड का पैकेट है, उसके अंदर कितना वेट है उसका, 200 ग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया पॉइंट, वेट ऑफ वीड सीड इज 10 ग्राम। कितना ग्राम है वीड उसके अंदर, 10 ग्राम। फिर नेक्स्ट बात करें, वेट ऑफ डर्ट एंड ट्विग्स इज 10 ग्राम। ये भी कितना है बेटा, 10 ग्राम से, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या दे दिया, फाइंड द फिजिकल प्यूरिटी परसेंटेज ऑफ द सीड लॉट, ठीक है। अब इस सीड लॉट का हमें क्या करना है बेटा, फिजिकल प्यूरिटी परसेंटेज निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि इसके अंदर से कौन सी चीज अलग करनी है, कौन सी चीज हमें रखनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बेटा, जब भी आप सॉल्व करेंगे आपका कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो चाहे आपको केमिस्ट्री में दे दे, आपको क्या करना है, सबसे पहले वो चीजें ध्यान रखनी है जो हमको दी हुई है, ओके। तो बेस्ट चीज है कि उसको आप एक तरफ लिख लो। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, सीड लॉट, सीड लॉट का वेट कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। दूसरा हमको दे दिया वीड, तो वीड कितना है, 10 ग्राम, और डर्ट जो दे रखी है बेटा वो कितनी है, 10 ग्राम, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले पे वापस चलते हैं। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है बेटा, हमें वेट ऑफ प्योर सीड निकालना है, तो उसमें से माइनस क्या करना है, वेट ऑफ इंप्योरिटीज, फिर डिवाइड किससे करना है, वेट ऑफ प्योर सीड, और इनटू 100 कर देना है। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, सिंपल सा है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सीड लॉट कितना है बेटा, 200 ग्राम। तो फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये बताओ, प्योर सीड का वेट। वो कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, 200 हमारा क्या है, वेट ऑफ सीड लॉट, इसमें से 10 + 10 कितना हुआ, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम माइनस कर तो बेटा कितना हुआ, 180 ग्राम्स हुआ, ठीक है। इसको कभी भी यूनिट के बिना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 200 में से कितना हुआ, 180 ग्राम्स क्या हो गया, वेट ऑफ प्योर सीड। इंप्योरिटीज का वेट कितना आ गया बेटा, टोटल 20 ग्राम्स आ गया। डिवाइड किससे करना है, 180 से, और इंटू किससे कर देना है, 100 से। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 180 में से गया तो कितना बचा बेटा, 160 डिवाइडेड बाय 180 इंटू कितना आ रहा, 100। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1600 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। कितना आएगा, इससे कैलकुलेट करके देख लो एक बार, कितना आएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 18। सिंपल सा हमारा जो है यहाँ पर ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर 9 टाइम्स भी हम जाते हैं बेटा, 10 टाइम्स जाएंगे तो 1800 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, ये लगभग
88.5% के आसपास ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या हमारा ये सीड लॉट काम का है क्या? अब बताओ। नहीं है, क्योंकि मिनिमम फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए बेटा? 98% होनी चाहिए, तभी हम उसको प्योर कहेंगे। मतलब हमारा सीड लॉट जो है ये काम का नहीं है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन जो है वो बनता है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है। अगर हमको यहाँ पर वेट ऑफ प्योर सीड दिया होता 200 ग्राम, तब तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हमको दिया वेट ऑफ टोटल सीड, तो उसमें से हमें पहले माइनस करेंगे तब जाके प्योर सीड मिलेगा। तो हमें प्योर सीड निकालना वहां पर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी आपके जेट के लेवल पर, आईसीआर के लेवल पर नहीं हो बेटा, लेकिन आपका जो प्री पीजी का एग्जाम है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें बेटा इसके अंदर, तीसरा, जो भी हमारे सीड्स होते हैं ना बेटा, सीड्स के अंदर क्या होनी चाहिए? जर्मिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? और जर्मिनेशन की एबिलिटी कब होगी बेटा? जब उसके अंदर क्या होगा? एक वायबल एम्ब्रियो होगा। क्या होगा बेटा? वायबल एम्ब्रियो जो जर्मिनेट हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? कि वो जर्मिनेट होगा, वायबल होना चाहिए। तो इस जर्मिनेशन को हम वायबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज को हम वायबिलिटी परसेंटेज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करता है। वो जर्मिनेशन परसेंटेज की जगह दे देता है कैलकुलेट द वायबिलिटी परसेंटेज, और हम ये सोचते हैं वायबल कैसे, मुझे क्या पता। ठीक है, तो उसका एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए, लिविंग एम्ब्रियो होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? जर्मिनेट करने की एबिलिटी। अब इसके लिए क्या करना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो है उससे माइनस क्या करना है हमको? नंबर ऑफ सीड्स नॉट जर्मिनेटेड। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ सीड, और इनटू किससे कर देना है? 100 से। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो है वो दिए होंगे, या फिर दिया होगा नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, और दूसरा दिया होगा नंबर ऑफ सीड्स नॉट जर्मिनेटेड। तो दोनों को टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सीड। माइनस करेंगे किससे? नंबर ऑफ सीड्स नॉट जर्मिनेटेड। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड से इसको माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो जो सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं उससे माइनस करके टोटल नंबर ऑफ सीड से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 200 seeds of maize are tested, out of which 40 seeds do not germinate। ठीक है, उसमें से 40 सीड्स है बेटा वो क्या हुए? जर्मिनेट नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर इसने दे दिया कैलकुलेट द जर्मिनेशन परसेंटेज। अब जर्मिनेशन परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना। जर्मिनेशन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने दिए? 200, माइनस करेंगे बेटा किसके? नंबर ऑफ सीड्स नॉट जर्मिनेटेड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि 40 सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुए, डिवाइड किससे कर देंगे? 200 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। इसको वैसे कैंसिल कर लो, आ जाएगा। ठीक है, कितने हुए? 160, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, तो कितना आ गया बेटा? 80%। ये क्या हुआ? हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके अंदर हमको देता है द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड इज 140 and the number of seeds not germinated, जो जर्मिनेट नहीं हुए बेटा, is 10। ठीक है, सिंपल सा कहतेगा कैलकुलेट द जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ सीड्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हो गए बेटा? 140 तो जर्मिनेट हुए, 10 जर्मिनेट नहीं हुए, तो टोटल कितना हो गया? 150। और हमारे पास इन्होंने दे दिया कि 10 जर्मिनेट नहीं हुए, तो हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रख दें बेटा। जर्मिनेशन परसेंटेज क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने? 150, माइनस क्या कर देंगे? 10, डिवाइड किससे करेंगे? 150 से, इंटू किससे कर देंगे? 100 से। बस हमारा जो आंसर है वो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज जो है वो ध्यान रखना कि ये माइनस करना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस नहीं करते, भूल जाते हैं।
ठीक है, वो 150 का 150 लिख देते हैं, या फिर इसमें मिस्टेक करते हैं तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो कितना आएगा बेटा ऊपर 140 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 150 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो चाहो तो इसको, या फिर चलो इसको रहने दो, करने दो, 3 टाइम्स चला जाएगा 5 से, और ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स। तो कितना हो गया बेटा 280 डिवाइड किससे करना है 3 से, तो 3 9 जा कितना हो गया 27, वापस 3 टाइम्स आएगा तो बेटा कितना हो गया 93% जो है वो हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल से आते हैं, बस हमको क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले के लिए वापस से वही हमारे पास ट्रिक है, करना क्या है कि हमें फॉर्मूले के लिए एक पेज बना लेना है। ओके, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दो, कभी भी देखो एक फॉर्मूला देखना है उसके साथ 3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद आप वापस कर लोगे, ठीक है। तो जब भी फॉर्मूले की बात आती है तो सारे फॉर्मूले जो है वो एक जगह पर हमको लिख लेने हैं कि ये फॉर्मूलेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि ये जो हमारे पास जो है वो क्या है प्योर लाइव सीड, क्या है प्योर लाइव सीड। अब ये प्योर लाइव सीड क्या होता है वो समझ लो। अब लाइव सीड का मतलब हमने समझ लिया जिसका एम्ब्रियो कैसा हो, लिविंग हो, वाइबल हो, ठीक है। अब उसके साथ हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा प्योर की, तो इसका मतलब वो प्योर भी होना चाहिए। अब लिविंग सीड तो है पर हो सकता है किसी दूसरी वैरायटी का हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सीड कैसा होना चाहिए प्योर, और उसके साथ साथ लिविंग भी होना चाहिए। तो हम उसको प्योर कब कहेंगे बेटा जब वो जेनेटिकली प्योर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे प्योरिटी परसेंटेज की, किसकी बात करेंगे प्योरिटी परसेंटेज की। और लिविंग सीड का मतलब किससे है बेटा जर्मिनेशन परसेंटेज से है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों चीजें आ जाती है प्योर लाइव सीड में, प्योरिटी परसेंटेज भी और जर्मिनेशन परसेंटेज भी दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है बेटा इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टोटल परसेंटेज ऑफ प्योर सीड इन अ सीड लॉट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलिंग। मतलब कोई भी सीड लॉट है उसमें से जर्मिनेट तो हो सकता है सारे हो जाए, लेकिन उसमें से प्योर कितने हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्योर सीड भी कैलकुलेट करने और जर्मिनेशन भी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा। प्योर लाइव सीड अगर निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू प्योरिटी परसेंटेज और डिवाइड किससे कर देना है 100 से। बस इतना सा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास इसका एक दूसरा नाम है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। प्योर लाइव सीड को क्या कहते हैं हम रियल वैल्यू ऑफ सीड, क्या कहेंगे रियल वैल्यू ऑफ सीड। अगर हमारा सीड जो है वो जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है लेकिन प्यूरिटी कम है तो भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर प्यूरिटी ज्यादा है और जर्मिनेशन परसेंटेज कम है तो भी अच्छा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ वो हमें एक एग्जांपल से पता पड़ेगा। एग्जांपल हम यहाँ पर देख ले बेटा, हमको पता है कि हमारा जो प्यूरिटी परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए 98%, ठीक है। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकल प्योरिटी 98% होना चाहिए। और जर्मिनेशन की लिए बात कर ले तो सभी क्रॉप्स के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% प्योर होना चाहिए। तो हमारा सीड कब अच्छा होगा बेटा जब 98% प्योरिटी भी कंप्लीट हो रही हो और 90% उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज भी आ रहा हो, ठीक है। अब ये कम कैसे होता है वो देख लें। अगर इसने दे दिया द सीड लॉट कंटेन्स जर्मिनेशन परसेंटेज कितना दे दिया 90%, कितना दिया 90%, एंड प्यूरिटी परसेंटेज इज 90%, दोनों 90% है, ठीक है। तो क्या हुआ अच्छा ही हुआ ना हमारे लिए कि दोनों 90% है यार, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से खराब होता है वो हमें पता पड़ता है बेटा जब हम रियल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। रियल वैल्यू के लिए क्या करेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू क्या करेंगे प्यूरिटी परसेंटेज डिवाइड क्या कर देंगे 100 से। तो आप करके देख लेते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है 90, प्यूरिटी परसेंटेज कितना है 90, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 9 9 जा कितना हुआ बेटा 8100, डिवाइड किससे हो जाएगा 100 से। तो हमारी जो रियल वैल्यू है वो कितनी आई 81। हम तो सोच रहे थे कि हमारा सीड है वो 90% पर पहुंच गया है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है बेटा 81% है। तो हमारे लिए बुरा हुआ ना, ठीक है। तो हम जो सोच रहे थे उससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। एक चीज यहाँ पर अच्छे से याद रखना बेटा, जो हमें याद रखनी है रियल वैल्यू ऑफ अ सीड लॉट शुड नॉट बी लेस देन 75%, ठीक है। अगर आपकी रियल वैल्यू 75% से कम आती है तो फिर उसको हम यूज नहीं करते,
सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब अगर जर्मिनेशन परसेंटेज 90% भी आ गया तो भी जरूरी नहीं है कि उस सीड को हम यूज करें। ओके, तो दोनों चीजें चेक करनी है। प्योरिटी परसेंटेज जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, 98% होगा, और जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी अच्छा होगा, तब जाके हमारा जो सीड लॉट है वो हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। हमको एक सिंगल लाइन के अंदर याद रखना है बस। क्वेश्चन इतना सा ही पूछता है, रियल वैल्यू ऑफ अ सीड शुड नॉट बी लेस देन, और आंसर क्या जाना चाहिए 75%, उससे कम नहीं होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। रियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल फॉर्मूला पूरी एग्रोनॉमी में यही है, G इंटू पी अपॉन 100। बस इतना सा करना है। उसको हम रियल वैल्यू भी कहते हैं और उसको प्योर लाइव सीड भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार BHU के अंदर क्वेश्चन पूछा था बेटा, उस टाइम रियल वैल्यू नहीं देकर उन्होंने प्योर लाइव सीड कह दिया, कैलकुलेट द प्योर लाइव सीड परसेंटेज। तो कई बच्चों ने तो दिमाग लगा लिया कि यार दो ही चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, जर्मिनेशन और प्योरिटी परसेंटेज, तो इनका ही कुछ करना है, तो उन्होंने कुछ करा के निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने रियल वैल्यू याद कर रखा था, ये हमारा जो इसके अंदर प्योर लाइव सीड है वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए वो वहां पर क्वेश्चन छोड़ के आए या फिर गलत करके आए, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। प्योर लाइव सीड को ही क्या कहते हैं, रियल वैल्यू, और वो कभी भी 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो हमारे लिए वो मुश्किल की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, जो सीड्स है उसके अंदर क्या होने चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल बात करें बेटा, तो किसी भी क्रॉप का सीड है, अगर आपने 5% कर दिया, कितना कर दिया बेटा 5%, ठीक है। तो आपने अगर 5% से कम कर दिया, लेस देन 5%, तो उस टाइम पर सीड जो है वो कभी जर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसका जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी जब भी बात करते हैं, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो, चाहे हमारी ऑयल सीड हो, चाहे पल्सेज हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, तो हम कभी भी 5% से कम मॉइस्चर नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, मॉइस्चर लेवल कभी 5% से कम नहीं रखना है। बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स की, तो आप जानते हैं बेटा कितना रखते हैं, 10 to 12%, पल्सेज का रखते हैं 8 to 10, ऑयल सीड का रखते हैं 6 to 8। और इसको मैंने ये भी बता दिया था, समझा दिया था कि बेटा इसके अंदर कभी कभी पूछते हैं बेटा, इसको हम कह देते हैं नॉट लेस देन 12%, ठीक है। मतलब 12% से कम हो गया ना, 10 to 12% है, तो मतलब 12% से कम लिख सकते हैं। दूसरा, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 10%, और इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 8%। दोनों चीजें जो है वो सही है। हमसे क्वेश्चन जो है वो बहुत कंफ्यूज करने वाला पूछा था ऑयल सीड्स के लिए, और उन्होंने हमें दे दिया था लेस देन 8%, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, लेस देन 8% होगा या 10% होगा या 12% होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 से 8 हमको पता है, और 8 से कम कहे तो भी सही बात है, वही सेम ही चीज है ना। अगर हम कहे मेरे पास 9 टॉफी है, और मैं आपसे कहूं कि कोई और आगे मुझे कहता है कि तेरे पास 10 टॉफी नहीं है, 10 से कम है, तो भी तो सही है, 9-10 से कम ही तो हुआ ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन जो है वो हमसे ICR के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। फिर बात करें बेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज की, मतलब किसी सीड को आपको 4 से 5 सालों तक स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो उस टाइम पर उसकी ह्यूमिडिटी कम रखेंगे या ज्यादा, कम रखी जाएगी, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज्यादा हो गया गलती से, और वहां पर किसी हमारी फंगस का डैमेज हो गया या खपरा बीटल का डैमेज हो गया, तो हमारे लिए नुकसान हो गया। तो इसीलिए वहां पर थोड़ा सा कम रखते हैं बेटा, 8% से कम रखा जाएगा, ठीक है। मतलब ऑयल सीड्स का जितना रख रहे हैं उतना रखना है, ठीक है, 5% से कम नहीं करना। और अगर शॉर्ट टर्म स्टोरेज की बात करते हैं तो लेस देन 13%, मतलब 10 to 12% रखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो कुछ वीक्स के लिए रखना है, 1-2 महीने के लिए रखना है, तो उस टाइम पर हम इतना रख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर हमको मॉइस्चर कम करना पड़ता है। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, सिंपल सा था। चलिए फिर बात कर ले बेटा, जो हमारे सीड्स है उनको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसके अंदर वीट प्रेजेंट होते हैं, ये आप जानते हो अच्छे से। अब इसके अंदर हमको यहाँ पर दिया हुआ है बेटा ऑब्जेक्शनल वीट्स के बारे में, किसके बारे में दिया हुआ है, ऑब्जेक्शनेबल वीट्स के बारे में, किसके। अब ऑब्जेक्शनेबल वीट्स क्या होते हैं पहले ये बताओ, वीट साइंस तुम पढ़ चुके हो, व्हाट आर ऑब्जेक्शनेबल वीट्स, बताओ। सिंपल सी डेफिनेशन है, हमारे करीब 5-6 तरह के वीड है, उनको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो वीड्स है उनको हम कह सकते हैं, एक तो होता है मिमिक्री वीड, उसका मतलब क्या है, सेम हमारे क्रॉप जैसा दिखता है। एग्जाम्पल बताओ,
सेम क्रॉप जैसा दिखता है। ओके, फेलेरिस माइनर वीट के अंदर है, ठीक है, उसको हम कैनेरी ग्रास भी कहते हैं, ठीक है, कैनेरी ग्रास कहते हैं, गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूंसा कहते हैं और फेलेरिस माइनर कहते हैं। 3-4 नाम है उसके। वो क्या है? मिमिक्री वीट, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा बताओ। सरसों में मैक्सिकन पॉपी, क्यों बेटा? वो तो अलग दिखता है ना, दिखने में कैसा है? मैक्सिकन पॉपी देखा है कभी? सत्यानाशी देखा है क्या? नहीं देखा। सत्यानाशी जो है उसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं मस्टर्ड जैसा है, लेकिन बेटा उसमें कांटे होते हैं, जबकि मस्टर्ड में कांटे नहीं होते। उसका प्लांट छोटा होता है और फैलता है, जबकि मस्टर्ड है उसका प्लांट ऊपर जाकर फिर फैलता है, तो वो उसका मिमिक्री वीड नहीं है, याद रखना, ठीक है। अगर मिमिक्री कहेंगे भी तो वो कैसा है? सीड मिमिक्री है। उसके जो सीड हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो उसको मिमिक्री वीड नहीं कहते। एक मिमिक्री वीड है, एक हमारे पास रॉग वीड आता है। रॉग वीड क्या होते हैं? हाँ, रॉग कहा जाता है उसको। तो रॉग्यू वीड क्या होते हैं बताओ? सेम क्रॉप की दूसरी वैरायटी। जैसे सोनालिका वैरायटी लगा रखी है, उसमें लर्मा राजो के कुछ प्लांट्स आ गए, वो रॉग वीड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है इसके अंदर नेक्स्ट जो है उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव वीड, ठीक है। तो रिलेटिव वीड क्या होते हैं? फसल के पौधे के समान नहीं होते बेटा, फसल के पौधे होते हैं, ठीक है। मतलब चने के अंदर सरसों के कुछ पौधे उग गए, तो वो क्या है? रिलेटिव वीड। मतलब वो वीड नहीं है, ठीक है, वो हमारा एक क्रॉप है, लेकिन हमको जहां नहीं चाहिए वहां उग रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव वीड कहते हैं। तो वो रिलेटिव है उसके, क्योंकि वो भी एक क्रॉप है, ठीक है। एक आता है स्पेसिफिक वीड, वो क्या होते हैं? रिलेटिव वीड। और एक आता है स्पेसिफिक वीड। स्पेसिफिक वीड्स क्या होते हैं? सापेक्ष खरपतवार। बिल्कुल, जो फसल के साथ हमेशा रहते हैं और वो कभी भी हमारी फसल को फायदा नहीं पहुंचाते, हमेशा क्या पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। उसके एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं। पार्थिनियम ले लो, पार्थिनियम किसी फसल में है तो उसको फायदा तो पहुंचाने से रहा, नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। या फिर हमने लेंटाना कैमरा की बात कर ली, तो लेंटाना कैमरा भी नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ऐसे वीड जो क्रॉप को कभी फायदा नहीं पहुंचाते, हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, और वो एक्चुअली में ही वीड होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वीड। रिलेटिव वीड, रिलेशन में वीड लगते हैं, बाकी वीड नहीं होते। एक रॉग वीड है तो एक वैरायटी के अंदर दूसरी वैरायटी के बट सेम क्रॉप के प्लांट्स जो हैं उसको हम रॉग वीड कहेंगे। एक हमारे पास आता है बेटा इसके अंदर मिमिक्री वीड, वो हमने बात कर ली। एक आता है ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल वीड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन करना। क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन करना। ऑब्जेक्शन कब होता है? जब कोई गलत चीज हो रही है, ठीक है। तो गलत चीज कब है बेटा? जब मिक्सिंग होती है। क्या होती है बेटा? मिक्सिंग। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे वीड है जिनके जो सीड होते हैं बेटा, वो अगर एक बार उनकी मिक्सिंग जो है वो क्रॉप के सीड के साथ हो गई तो उनको वापस हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं। मतलब उनका मिक्स होना हमारे लिए ऑब्जेक्शन के लायक होता है। अगर वो मिक्स हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे आप मस्टर्ड और मैक्सिकन पॉपी की बात कर रहे थे, आर्जिमोन मैक्सिकाना और मस्टर्ड, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? ऑब्जेक्शनेबल वीड का, जिसको एक बार हमने मिक्स कर दिया तो वापस अलग करना ही मुश्किल हो जाता है। अब आपको बहुत सारे सीड है, 100 ग्राम मस्टर्ड है, 10 ग्राम आर्जिमोन मैक्सिकाना मिला के दे दिया कि ढूंढो इसमें अलग करो, तो आप दिन भर अलग करते रहोगे, अलग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक इलाज है जिससे बहुत इजीली अलग हो जाता है। इलाज क्या है? 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर सीड्स को आप डालो तो जो हमारे मैक्सिकन पॉपी के सीड हैं वो लाइट वेट होते हैं, वो सरफेस पर रह जाते हैं और बाकी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है बेटा। ये क्रॉप के साथ कौन कौन से होते हैं उसके हमने नाम लिखे हैं, इनको अच्छे से याद रखना। क्रॉप के साथ वीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मस्टर्ड और रेप सीड जो है बेटा, उसके साथ कौन आता है? सत्यानाशी, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्जिमोन मैक्सिका, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम भी देख सकते हैं बेटा, इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिकन पॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिकन पॉपी। एक बार इसके लिए बहुत फनी सा क्वेश्चन पूछ लिया, आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है? मैक्सिको, पर ऑप्शन के अंदर मैक्सिको तो दिया ही नहीं, उन्होंने क्या दिया? यूएसए। क्या दिया बेटा? यूएसए। तो मैक्सिको कहां पर है?
यूएसए में है, ठीक है, तो हमारा आंसर वो गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको का तो है, लेकिन मैक्सिको कहां पर है, यूएसए में है, ओके। तो ये हमें याद रखना है। और मैक्सिको के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जिस तरह से हमारे यहाँ पर तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल का है, जहां पर सब लास्ट में जाने ही है, हरिद्वार, ठीक है। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल का है, मक्का मदीना, ठीक है। जो हमारे हम कह सकते हैं सिख है, उनका सबसे बड़ा गुरुद्वारा का है, अमृतसर, ठीक है। इस तरह से ये तीर्थ है। उसी तरह से एग्रीकल्चर का तीर्थ कहां पर है, मैक्सिको में है। कहां है, मैक्सिको में, क्योंकि मेज है मक्का, उसका ओरिजिन का है, सनफ्लावर का ओरिजिन मैक्सिको, आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको, पार्थीनियम मैक्सिको, पार्थीनियम को कंट्रोल करने वाला जो इंसेक्ट है जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा, उसको मैक्सिकन बीटल कहते हैं, वो भी मैक्सिको, ठीक है। हमारे जो वीट और मेज का दोनों का जो रिसर्च स्टेशन है सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिमिट, वो कहां पर है, मैक्सिको। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो इतनी सारी चीजें एक ही जगह, इसीलिए ये क्या है, एग्रीकल्चर का तीर्थ स्थल कहलाता है। वो मैंने इसको नाम दिया है, दूसरों का पता नहीं, आज तक किसी ने नहीं कहा, मेरी तरफ से ये तीर्थ स्थल है किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है। फिर बात करें बेटा बरसीम। बरसीम जो है इसको क्या कहते हैं बताना जरा, बरसीम को क्या कहते हैं, बरसीम को रिज का नहीं कहते हैं, रिज का लूसर्न होता है, इसीलिए मैंने पूछा बरसीम को क्या कहते हैं, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। ये नाम अच्छे से याद रखना, बरसीम को क्या कहते हैं बेटा, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स कहते हैं, ओके। और अगर बात करें इसके साथ जो है कौन, रिज का या लूसर्न, उसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसको हम याद रखेंगे बेटा, एक इसके अंदर वीट लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, काशनी कहते हैं, क्या कहते हैं, काशनी, या इसको चिकोरी भी कहा जाता है। इसका नेम क्या है, चिकोरियम इंटाइबिस। क्या नेम है, चिकोरियम इंटाइबिस। वीट के अंदर ऑब्जेक्शनेबल वीट कौन सा है, हिरणखुरी, और हम क्या करके आते हैं, पैलेरिस माइनर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आईसीआर ने ये क्वेश्चन देकर इतने बच्चों को बेवकूफ बनाया कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लाखों बच्चों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि वीट के साथ सब क्या याद करते हैं, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, मिमिक्री वीड आ गया, फेलेरिस माइनर, सबसे इंपॉर्टेंट वीड आ गया, फेलेरिस माइनर, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा, फेलेरिस माइनर से। हजारों बीज कौन बनाता है, फेलेरिस माइनर। पर ये एक ही क्वेश्चन है बेटा कि ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है, हिरणखुरी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, ठीक है। उसके बाद कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस का एक भाई है, पता है क्या तुम्हें, इसका एक भाई है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कृष्ण नील कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण नील, ठीक है। ये जो कृष्ण नील है इसका नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं, बताओ इसका नाम क्या है, याद आ रहा है क्या कुछ, मतलब कि तुमने नहीं पढ़ा या फिर रिवाइज वापस नहीं करा। इसका नाम क्या है, एनागेलिस आर्वेंसिस। तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, आर्वेंसिस। तो ये इसका क्या है, भाई है। हिरण क्या है, बहन है, ठीक है। तो हिरणखुरी और कृष्ण नील दोनों भाई बहन जैसे ही हैं, दोनों फैल कर बढ़ते हैं जमीन पर, क्रीपिंग टाइप है। दोनों के अंदर जो फूल आते हैं वो वॉयलेट जैसे होते हैं, वॉयलेट कलर देखा, बैंगनी रंग, बिल्कुल ऐसे फ्लावर्स आते हैं। हिरणखुरी के फ्लावर्स थोड़े बड़े हैं और कृष्ण नील के फ्लावर्स थोड़े छोटे आते हैं, ठीक है। इसका प्लांट भी थोड़ा छोटा होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है, बहुत सुंदर सा प्लांट लगता है बेटा, ठीक है। और दोनों जो है वो हमारे वीट के अंदर लगते हैं, जिस जगह पर बहुत अच्छा इरिगेशन होता है उस जगह होता है। आपने देखा, आपने शायद देखा होगा बेटा, आप गंगानगर से उधर से हो है ना, आप जब गेहूं के अंदर सिंचाई करते हो तो जिस जगह पाइप है उसके पास में एक तो लंबी पत्ती वाला एक खरपतवार होता है, जिसकी पत्ती कुछ इस तरह से होती है, इस तरह की पत्ती होती है, देखिए, देखा है ना। और उसके ऊपर जो फ्लावर लगता है वो वॉयलेट कलर का, इस तरह से बड़ा सा फ्लावर होता है, इतना नहीं लगभग इतना सा बड़ा सा फ्लावर होगा, वॉयलेट कलर के इसके अंदर होते हैं और व्हाइट कलर के इसके एंथर्स निकलते हैं, देखा हुआ है। इसको हम कहते हैं हिरणखुरी, ठीक है। और दूसरा एक है जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे से चमकते हुए बैंगनी रंग के फ्लावर्स लगते हैं और उसका प्लांट लाइट ग्रीन कलर का होता है, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसको अपन कहते हैं कृष्ण नील, ठीक है। तो इन दोनों का नाम जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, हमसे जेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। हिरणखुरी का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, और कृष्ण नील का क्या है,
एनागेलिस आर्वेंसिस, दोनों वीट में लगते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों जो है ये भाई बहन कब आते हैं बेटा, रबी में आते हैं। कब आते हैं, रबी के अंदर। तो रबी में आप ग्राम लगाओ या मस्टर्ड लगाओ या वीट लगाओ, रबी के साथ ये एडजस्टेड है, तो ये रबी के अंदर लगने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीट है। ठीक है, फिर बात करें बेटा ओट्स की, मतलब जई की, तो ओट के अंदर कौन सा लगता है बेटा, वाइल्ड ओट लगता है। कौन सा लगता है, वाइल्ड ओट। ओट का नाम क्या है, ओट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नाम लिखा हुआ है वाइल्ड ओट का, अब बता दो। एविना सटाइवा, इसका नाम क्या वाइल्ड ओट का, एविना फैटुआ। फिर बात करें पैडी की, तो पैडी के अंदर कौन लगता है बेटा, वाइल्ड राइस। कौन लगता है, जंगली धान हम कहते हैं, उसका नाम क्या है बेटा, इकाइनोक्लोआ। क्या नाम है, इकाइनोक्लोआ। इकाइनोक्लोआ की 3 स्पीशीज है, पढ़ी है तीनों। सावा जो आप खाते हो व्रत में वो क्या होता है, इकाइनोक्लोआ होता है। क्या होता है, इकाइनोक्लोआ। लेकिन व्रत में हम क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा, फ्रूट खाते हैं ना। तो इसी से याद रखना, जो हमारी इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिए, कौन सी बेटा, फ्रूमेंटेसिए। ठीक है, ये जो हमारा प्लांट है इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिए, इसको हम क्या कहते हैं, सावा कहते हैं। क्या कहते हैं, सावा कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार्न यार्ड ग्रास। क्या बोलते हैं, बार्न यार्ड ग्रास। ये इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन सुपरवाइजर के अंदर बहुत पहले पूछा गया था, सावा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो व्रत में तो सब खाते हैं लेकिन याद ही नहीं करा कि उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिए। इसके अलावा इकाइनोक्लोआ की और दूसरी हमारे पास स्पीशीज है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनोक्लोआ क्रूसीगेली, और एक होती है इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिए। तीनों अलग अलग है। ठीक है, लास्ट बात करें बेटा लूसर्न की, तो लूसर्न के अंदर कौन लगता है, अमरबेल। अमर का दूसरा नाम कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, ये तो साइंटिफिक नेम हो गया। अमरबेल को और क्या कहते हैं, कस्कुटा कह देते हैं, कह दिया। और क्या कहते हैं, क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम उससे पूछा था। वेरी गुड, क्या कहते हैं बेटा, इसको डोडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोडर। साइंटिफिक नेम ऑफ डोडर इज, अमरबेल का नाम पूछा था। ठीक है, अमरबेल नहीं दिया, डोडर दिया, तो क्या गया, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। दूसरा पूछा था लूसर्न में लगने वाला कौन सा पैरासाइटिक वीड, कौन सा वीड बेटा, पैरासाइटिक वीड जो है वो कौन सा है, अमरबेल या कस्कुटा। ठीक है, यही चीज है। अब ये पैरासाइटिक वीड तो है लेकिन किस टाइप का है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, लोरेंथस किस टाइप का होता है, सेमी स्टेम पैरासाइट। ठीक है, स्ट्राइगा कैसा होता है, सेमी रूट पैरासाइट। और ओरोबैंकी टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, हमारी जो मस्टर्ड की क्रॉप होती है उसमें इनमें चारों में से कौन सा लगता है, ओरोबैंकी। टोबैको में और टमाटर के अंदर सोचो, स्ट्राइगा किस में लगता है पता है क्या, सीरियल क्रॉप्स के C4 प्लांट में। ठीक है, C4 भी जरूरी है, सीरियल क्रॉप तो है लेकिन उसका भी C4 प्लांट्स है, जो हमने याद की हुई है ट्रिक के साथ। कौन सी है, नहीं बताई थी क्या, ट्रिक नहीं बताई क्या इसकी, सेव नहीं हुई, चलो कोई नहीं। उसकी ट्रिक क्या थी, गजब माँ क्या थी, ग से गन्ना, ज से ज्वार, बा से बाजरा और म से मक्का। ठीक है, तो ये हमारी 4 क्रॉप्स है, वो क्या है, C4 है। इनके अंदर क्या लगता है, स्ट्राइगा। ठीक है, ओरोबैंकी किसके अंदर लगता है, एक तो टोबैको, एक मस्टर्ड और सोलेनिसी की सारी क्रॉप्स ले लो। सोलेनिसी के अंदर कौन आ गया, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल। ठीक है, ये सारी की सारी क्रॉप्स के अंदर ओरोबैंकी। फिर लोरेंथस की बात करें, लोरेंथस किसमें लगता है, फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, जितनी भी फ्रूट क्रॉप्स है, वेदर इट इज मैंगो, ठीक है, या सिट्रस क्रॉप्स, सभी के अंदर लोरेंथस। और कस्कुटा किसके अंदर लगता है, लूसर्न के अंदर, मतलब रिच का। और इसके अलावा बिल्कुल सही, टी के अंदर, चाय के अंदर लगता है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर इंक्लूड करी है। क्या हो बेटा, अच्छा लिखना है क्या, लिख लोगे ना बाद में। कौन सी, क्लोज वाली, क्लोज वाली तो बेटा अपने पास है ही ना। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है क्लोज का। तो इस तरह से चारों जो है वो हमने लिख दिए। ठीक है, ये हमारे क्लोज हुए। सी से क्या हुआ बेटा, कस्क्यूटा। क्या हुआ, कस्कुटा। कस्कुटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डोडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
डोडर, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल। सेकंड हमारे पास जो लॉरेंथस है बेटा, इसको हम सिंपल लॉरेंथस ही कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास ओरोबैंकी, इसको हम क्या कहते हैं, ओरोबैंकी। ओके, और इसको दूसरा नाम और दिया जाता है, कौन बताएगा इसका दूसरा नाम, ओरोबैंकी का दूसरा नाम, ब्रूम रेप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्रूम रेप कहते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एस से कौन सा है बेटा, स्ट्राइगा है। कौन सा है, स्ट्राइगा। करना कुछ नहीं है, बीच में से डिवाइड कर दो। शुरू के दो जो है वो कौन से हैं, स्टेम पैरासाइट। कौन से हैं, स्टेम। और लास्ट के दो जो है वो कौन से हैं, रूट पैरासाइट है, ठीक है। स्टेम पैरासाइट की बात करें तो एक सीक्वेंस याद रखना है हमको, एक तो टोटल, एक याद रखना है सेमी, फिर याद रखना है टोटल, और वापस याद रखना है सेमी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो गए, ठीक है। तो ये टोटल रूट पैरासाइट हो गया, ये सेमी रूट पैरासाइट हो गया, और ये टोटल स्टेम पैरासाइट, ये सेमी स्टेम पैरासाइट। फिर इसके जो होस्ट है उसकी बात कर ले तो लूसर्न के अंदर और एक है टी इसके अंदर, दोनों के अंदर मेनली जो लगता है वो कौन है, कस्क्यूटा। फिर बात कर ले हमारे लॉरेंथस की, तो ये किसके अंदर लगता है बेटा, फ्रूट क्रॉप्स के अंदर। किसके अंदर, फ्रूट क्रॉप्स। और मेनली किसके अंदर लगता है, मैंगो के अंदर। किसके अंदर, मैंगो। और जो हमारी सिट्रस क्रॉप्स होती हैं उन सिट्रस क्रॉप्स के अंदर लगता है, ठीक है। फिर बात करें हमारे ओरोबैंकी की, तो ओरोबैंकी लगता है एक तो टोबैको के अंदर। किसके अंदर, टोबैको। एक लगता है ये मस्टर्ड के अंदर, और इसके अलावा जो हमारी सोलेनेसी फैमिली की जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी आपको याद है सभी के अंदर ये लगेगा। लास्ट बात कर ले बेटा हमारे स्ट्राइगा की, तो स्ट्राइगा किसके अंदर लगता है, C4, और कौन सी फैमिली, ग्रेमिनी या फिर पोएसी फैमिली की, ठीक है। उसकी जो ट्रिक हमारे पास है वो कौन सी है, गजबमा। कौन सी है, गजबमा। ग से क्या हो गया, गन्ना। ब से, ज से क्या हो गया, ज्वार हो गया। फिर ब से क्या हो गया, बाजरा। और लास्ट क्या हो गया बेटा हमारे पास, मक्का हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है ये हमको याद रखनी है कि इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और अगर मैं बताऊं बेटा इसके अंदर क्या पूछा हुआ, तो ये जो दिख रहा है ना बाजरा, ये सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इतना सा सिंपल सा पूछा था। स्ट्राइगा जो है वो निम्न में से किस फसल का खरपतवार, ठीक है। कौन सा गया आंसर, बाजरा। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था। और ये आप कहीं पर भी हो, चाहे आप प्री पीजी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईसीआर का, जेट का, बीएचयू का, किसी का भी दो, ये जो टॉपिक है ये आना ही है, फिक्स है, ठीक है। या तो आईसीआर में पूछ लेगा, या बीएचयू में पूछ लेगा, या प्री पीजी में पूछ लेगा, कहीं भी पूछेगा, पर ये टॉपिक आता ही आता है। और बहुत सिंपल से आता है। एग्जाम में अगर दिमाग ठंडा है तो हम इसको सही करके आएंगे, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। कभी गलत किया है क्या इसको, नहीं कराना, मैंने किया है, ठीक है। और अब मुझे ये याद है। चलिए फिर बात कर लें, सीड्स जो हैं वो वाइबल होने चाहिए, हम बात कर चुके हैं बेटा। इसके लिए वाइबल क्या होता है पहले ये समझ लो। वाइबल का मतलब क्या है बेटा, एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जो भी हमारी कंडीशंस है उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइबिलिटी कहते हैं। वो हम बात कर चुके हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो क्या चीज है। सेकंड, व्हेन द एम्ब्रियोज ऑफ द सीड इज लिविंग एंड एंडोस्पर्म हैव गुड रिजर्व ऑफ फूड इज कॉल्ड वाइबल। मतलब हमारा एम्ब्रियो जब लिविंग होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, वाइबल कहेंगे, बाकी उसको वाइबल नहीं कह सकते, ठीक है। और जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो हमें हमेशा क्या करना है कि जब भी क्रॉप लगानी है उससे पहले ध्यान रखना ही है। हमारे सीड लॉट पे लिखा हुआ तो रहता है, लेकिन किसान क्या करता है बेटा, बाहर से सीड नहीं लाकर क्या करता है, अपने घर से ही सीड जो बने हुए उसी को लगाता है। तो फार्मर को क्या करना चाहिए बेटा, जिस टाइम पर हमें सोइंग करनी है, ठीक है, ये आपके घर के लिए भी बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, जब भी सोइंग करनी है उससे करीब 10 दिन पहले, ठीक है, क्या करना है, उस सीड को एक छोटे से प्लॉट में लगाकर देखना है। कितने सीड लगाने हैं, 100 सीड, कितने, 100, ठीक है, 100 सीड लगाने हैं। अब उसमें से कितने जर्मिनेट हुए, वो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। एक मुट्ठी भर के सीड निकाल लेना बोरी के अंदर से, और 100 सीड गिन के लगा देना। उसमें से जो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज निकलेगा उसके आसपास ही आपका टोटल जर्मिनेशन परसेंटेज रहेगा। और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा, सीड रेट निकालते हैं, ठीक है। अगर हमारे 100% सीड जर्मिनेट हो रहे हैं तब तो नॉर्मल सीड रेट,
अगर हमारे 90% ही हो रहे हैं तो हमको 10% बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इस तरह से हम सीड रेट जो है इससे हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखते हैं। फिर बात आती है कि अब हमारा जो सीड है वो वाइबल है, मतलब वो जर्मिनेट होने के लायक है, पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, कुछ टेस्ट है। ठीक है, पहला जो टेस्ट है वो क्या है, टेट्राजोलियम टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोडेक्स टेस्ट। तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। और फोर्थ कौन सा बेटा, सैंड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने हैं कि ये किसके टेस्ट है, वाइबिलिटी के टेस्ट। बात करें तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा था प्री पीजी के अंदर। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग वाइबिलिटी ऑफ अ सीड। ठीक है, आंसर क्या गया, टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, आईसीआर में आपके लेवल पर क्या पूछा, टेट्राजोलियम टेस्ट जो है बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीजेड टेस्ट। क्या कहते हैं, टीजेड टेस्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे आईसीआर के अंदर, टीजेड टेस्ट से क्या मालूम किया जाता है। टीजेड टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग जर्मिनेशन परसेंटेज, वाइबिलिटी परसेंटेज, ठीक है, या फिजिकल प्यूरिटी परसेंटेज या जेनेटिक प्यूरिटी। तो क्या आएगा, वाइबिलिटी। हमको वहां पर जर्मिनेशन नहीं करना, याद रखना। ठीक है, कभी भी आ जाए, ये चारों जो हैं वो जर्मिनेट करने की एबिलिटी बताते तो है कि जर्मिनेट होगा, लेकिन डायरेक्टली हम क्या निकालते हैं, इससे वाइबिलिटी निकालते हैं कि सीड जिंदा है या नहीं है। अगर हमने उसको क्या करा, हाई टेम्परेचर में लगा दिया तो जर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा। अगर हमने उसको ज्यादा डेप्थ पर लगा दिया तो जर्मिनेट होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जर्मिनेशन डिपेंड करता है कंडीशंस पर, लेकिन वाइबिलिटी कभी भी कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती। अगर जिंदा है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बस। ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो आपको चारों में से कोई सा भी दिख जाए, टीजेड टेस्ट हो या ग्रोडेक्स टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 टेस्ट के नाम से भी पूछ सकता है। तो ये सारे किसके लिए हैं, वाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, फर्स्ट हमारा टीजेड टेस्ट। तो टेट्राजोलियम टेस्ट है, उसके लिए याद रखना बेटा, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा जो चारों हमने बात करें उनमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो कौन सा है बेटा, टेट्राजोलियम टेस्ट है। ठीक है, आप जब कॉलेज में आ जाओगे तो उस टाइम पर आपको वाइबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी लैब में। ओके, और उस टाइम आप टेट्राजोलियम सॉल्यूशन यूज करोगे। ठीक है, उस टाइम किया भी जाता है। तो हमको याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, टीजेड टेस्ट है। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना बेटा, इसके लिए इंडिकेटर या फिर इसको हम बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं, डाई। जैसे बालों में डाई यूज करते हैं ना, बाल सफेद हो जाते हैं तो काली डाई लगा रहे हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत अलग अलग आ गई, हरे रंग की, पीले रंग की, पता नहीं कौन कौन सी। ठीक है, तो ये जो हमारी डाई होती है बेटा, उस डाई का नाम याद रखना है। ठीक है, उसका नाम गार्नियर नहीं है, उसका नाम क्या है, 235। क्या नाम है, फिर इसके अंदर 235 है तो क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। इन तीनों जगह पर क्या होता है बेटा, फिनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, या वो फिनॉल होता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो सर से पूछना फिनाइल क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 235 ट्राइफिनाइल। फिर क्या है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जो है हमसे पूछा और हमको कंफ्यूज भी बहुत अच्छे से करा। द फुल फॉर्म ऑफ TZ इज। ठीक है, और दूसरी बार वापस से यही क्वेश्चन पूछा लेकिन चेंज कर दिया, द डाई यूज्ड इन टेट्राजोलियम टेस्ट इज। और हमको वहां पर चार ऊट पटांग उस वहां पर क्या दे दिए, ऑप्शन दे दिए। किसी के अंदर 2,3 डाइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड कर दिया, किसी के अंदर 2,3,5 ट्राइफिनाइल की जगह इथाइल कर दिया। इस तरह से हमको कंफ्यूज करा। तो चारों जो है वो ऑप्शन हमें अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए क्या है ये, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ओके, और ये जो डाई होती है बेटा वो कैसी होती है, कलरलेस। इसका कलर नहीं होता, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं तो ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है बेटा, रेड कलर प्रोड्यूस करती है। कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, कहां पर प्रोड्यूस करती है, इनसाइड द लिविंग टिश्यूज। कहां पर, लिविंग टिश्यूज। क्या एंडोस्पर्म लिविंग होगा क्या, एंडोस्पर्म लिविंग होगा क्या, सोच के बताओ। आप खाना खाते हो, खाने को पका के खाते हो, क्या वो लिविंग है, नहीं है। ठीक है, क्या सीड कोट लिविंग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, उसमें तो इम्बाइबेशन होता है, और इम्बाइबेशन की डेफिनेशन ही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नॉन लिविंग पार्ट
उसको हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन, तो वो भी नॉन लिविंग है। बचा कौन, लिविंग सिर्फ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये रेड कलर किसको देगा बेटा, लिविंग टिश्यू को, और हमारे सीड के अंदर जो लिविंग टिश्यू है वो कौन है, एम्ब्रियो है। कौन है बेटा, एम्ब्रियो। तो इसकी वजह से एम्ब्रियो का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। रेड होगा या पिंक होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक कलर है वो हमको वहां पर दिखता है। और अगर वहां पर रेड कलर दिखा तो इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग है, वो जीवित है। और अगर रेड कलर नहीं दिखा तो मतलब वो लिविंग नहीं है, वो वाइबल नहीं है। ये क्या होता है बेटा, वहां पर एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है, डिहाइड्रोजिनेज। उसका क्या होता है, वहां पर रिडक्शन होता है, ठीक है। क्या होगा, रिडक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेज है बेटा, तो हाइड्रोजिनेज क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो वो क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला। तो हाइड्रोजन ले जाता है बेटा, तो उसका वहां पर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका रिडक्शन होता है, उसकी वजह से रेड कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। रेड कलर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल। रेड कलर का जो सब्सटेंस है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉर्माजान कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉर्माजान। और ये क्वेश्चन है बेटा, ये जेआरएफ के अंदर पूछा हुआ है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एमएससी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको जेआरएफ के अंदर आईसीआर में पूछा हुआ है, ठीक है। रेड कलर इन द टिश्यूज इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सब्सटेंस, ठीक है। तो अलग अलग दे दिए, ट्राइमिथाइल अमीन दे दिया, ठीक है, किसी के अंदर दूसरा दिया, तो ये किसकी वजह से बेटा, ट्राइफिनाइल फॉर्माजान। ट्राइफिनाइल कहां से याद रहेगा, यहां से। अगर इस डाई का नाम याद है तो ट्राइमिथाइल याद रहेगा, और आगे क्या करना है, फॉर्माजान, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट बात करें तो हम इसको किस तरह से यूज करते हैं वो समझ लो, लास्ट को इतना कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या करना है, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले जो सीड्स हैं उन सीड्स को हम भिगो के रखते हैं रात भर, अगले दिन टेस्ट करना है। आज रात को हमने सीड भिगो के रख दिए, सुबह उठेंगे तो क्या होगा, सीड सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े, ठीक है, उनकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, उनको बड़ी अच्छे से क्या करते हैं बेटा, इस तरह से ब्लेड लेके उन सीड्स को बीच में से कट कर देते हैं, ठीक है। कट कैसे करते हैं वो देख लो। अगर हमारा जो सीड है, ठीक है, इसको इस तरह से बीच में से कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करा तो एम्ब्रियो तो ये रह गया बेचारा, ठीक है। हम कैसे कट करते हैं बेटा, इसको हाफ में डिवाइड करते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है वो हाफ हो जाए, ठीक है। डाइकोट के अंदर तो हाफ करने की जरूरत है ही नहीं, डाइकोट के अंदर तो वैसे ही हाफ हो जाएगा, आप उसको अलग कर दो। मोनोकोट के अंदर क्या करते हैं, एम्ब्रियो को दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको हम जो हमारी डाई थी उस डाई के अंदर रख देते हैं, ठीक है। टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है उसमें डिप करके रखते हैं, कितने टाइम के लिए, 2 to 3 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे। और उसके बाद 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम उसको वाटर से वॉश कर लेते हैं। वैसे 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, पर फिर भी परफेक्ट जो रिजल्ट है बेटा वो 2 से 3 आवर्स के अंदर आता है। फिर 2 से 3 घंटे बाद वॉश करके और हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारे सीड है बेटा, ठीक है, जितने भी हमने सीड लिए उसको हमें इंटू 2 करना पड़ता है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने तो हाफ कर दिया था ना, तो अब वापस इंटू 2 करेंगे तब जाके टोटल सीड आएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, उसको इंटू 2 करते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर ब्राइट रेड कलर दिख रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का रेड है, पिंकिश सा हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा सीड का कलर आ रहा है इसको हम कहते हैं वाइबल सीड। क्या कहते हैं, वाइबल सीड। मतलब ये जर्मिनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेड कलर भी और व्हाइट कलर भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली वाइबल नहीं है, कुछ पार्ट है वो खत्म हो चुका है। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये येलोइश सा पार्ट दिख रहा है और लास्ट में यहाँ थोड़ा थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, तो ये भी नॉन वाइबल हुआ। और लास्ट यहाँ पर ये पूरा ही येलोइश या व्हाइटिश दिख रहा है, ये भी कैसा हुआ, नॉन वाइबल, ठीक है। तो मतलब अगर पूरे टिश्यू के अंदर कलर होगा, पूरे एम्ब्रियो के अंदर, तो हम उसे वाइबल कहेंगे, बाकी उसको हम वाइबल नहीं कहेंगे। ये जो सीड आप देख रहे हैं किसका सीड है, बताएंगे क्या, वीट का। किसका सीड है, वीट का सीड है। ये इसका एम्ब्रियो होता है, इस तरह से इसका एम्ब्रियो जो है हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेट्राजोलियम टेस्ट जो है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेग्रोडेक टेस्ट है बेटा, वो हम कल बात करेंगे, कल क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज जो टेस्ट है ये हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।